धाकड़ खबर, बेखौफज़ुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वैश्विक हलचल, जी हां, वैश्विक हलचल का वो ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो चुके हैं, जिसमें बात करते हैं देश दुनिया ही नहीं, गाजा, फिलिस्तीन, इजराइल और ईरान से जुड़ी हुई कुछ खास खबरों की। और इन तमाम खबरों को मैं इसलिए आसानी से आपके सामने रख पाता हूं क्योंकि हमारे साथ रोजाना जुड़ जाते हैं कृष्णकांत जी, यानी के जी, जो भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं और जियो पॉलिटिक्स पर वाकई में अपनी पैनी और गहरी नजर रखते हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। खबरों की शुरुआत करते हैं और चलते हैं अमेरिका की तरफ। आजकल वहां बहुत कुछ हो रहा है, यूएनजी की मीटिंग हो रही है, तमाम देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां जा रहे हैं। हमारे देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो वहां से अब रवाना हो चुके हैं, उनसे जुड़ी हुई कई खबरें दिलचस्प तौर पर सामने आ रही हैं। उन्होंने वहां बताया कि जब वो कुछ भी नहीं थे, यानी कि मुख्यमंत्री भी नहीं थे, तब भी उन्होंने अमेरिका के 29 राज्यों का भ्रमण किया था। तो लोग कह रहे हैं कि भैया कल तक तो बताते कि मां बर्तन मांजती थी, कल तक तो बताते थे चाय बेचते थे, गरीब का बेटा था, भीख मांग के खाता था। पहले सच बोलते थे कि अब सच बोल रहे हो, या अभी भी प्रचार ही कर रहे हो अपना? मैं चाहूंगा कि इन विषयों पे दूसरे तरीके से देखें। जो प्रोपेगेंडा का तरीका है, मैं पहले भी 2-3 बार बता चुका हूं कि प्रोपेगेंडा का क्या तरीका है, कि नेगेटिव तरीके से भी यदि मान लीजिए हम दोनों का प्रोपेगेंडा नहीं होता है तो मैं कई जगह जाके कहूं, लिखूं कि भाई धाकड़ खबर जो है वह नेगेटिव विचारधारा फैला रहा है, गलत कर रहा है, तो कई लोग सुनेंगे अच्छा धाकड़ खबर भी चीज होता है, वापस आएंगे और इसको देखना चाहेंगे, कुछ पसंद करेंगे, उसको सब्सक्राइब भी करेंगे, कुछ लोग नापसंद करेंगे, छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन संख्या बढ़ेगी। वही हालत आज पूरे विश्व भर में, खासकर वैसे लोगों का जिनका जनता के बीच आधार कमजोर हो रहा है, और वो कहीं ना कहीं से इस तरह की बाद में चलेगा तो बोलेंगे भाई जुमला था, मजाक था, या तो ऐसा कहा था। जैसे रूस के राष्ट्रपति ने, पुतिन ने कह दिया कि वह पसंद करना ही है, चुनना है तो कमला हैरिस को चुनेंगे। बाद में उनके विदेश मंत्री ने कहा कि वह मजाक था। तो ये सब बातें थी, तो खुलेआम है कि यह जो बात कहा गया है इसमें कोई दम नहीं, कोई आधार नहीं है, ना आग है ना धुआं है, ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी, और वहां की जनता ताली बजा रही है। हाँ, यहाँ की मीडिया इस चीज को खूब उछाल रहे हैं, बड़े खुश हो रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि हमारी भी जनता जो सुन रही है अपने आप को देखे कि किस वर्ग से आते हैं, किस व्यक्ति के पक्ष में है। नहीं, हम किसी व्यक्तिवाद के पक्ष में नहीं, हम उसके खिलाफ है, चाहे पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो। जी। लेकिन हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश में कहावत कही जाती है सर कि झूठे को झूठे के घर तक छोड़ के आओ। बार बार इस तरीके की बयानबाजी करके कभी अपने आप को बता देना कि साहब मैं तो भीख मांग के खाता था, कभी अपने आप को गरीब दिखा देना, और कभी अपने आप को ऐसा बताना कि मैं तो तब सीएम भी नहीं था, तब भी अमेरिका के 29 राज्यों में घूम चुका था। क्यों ना एक कमेटी बना के जांच करा दी जाए, पूरा दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। झूठ की दूसरी कहावत है, एग्जैक्टली नहीं याद है, कि उसके पंख, उसकी गतियां बहुत तेज होती है और सच्चाई बहुत धीमे धीमे लगड़ा के धीमे धीमे चलता है, खासकर जब पूरी राज्य सत्ता झूठ बोलने वालों के अधीन हो। जब तक हम एक झूठ को एक्सपोज करते हैं तब तक 10-15 जुमले झूठ आ चुके रहते हैं। इसलिए मुख्य रूप से जो हमारा जो आधार है, जो वैज्ञानिक आधार है, तार्किक है, जनता के लिए है, समाजवादी क्रांति के लिए है, हम उसको मजबूत करें, ना कि झूठ को ढूंढते रहे। कहा है एक ढूंढोगे तो 1000 मिलेंगे, किसको किसको एक्सपोज करते रहोगे। जी। बहुत बड़ी बात कम शब्दों में आपने कह दी है। कब तक आखिर हम दूसरे की पिच पर खेलते रहेंगे? हम अपने मुद्दों पर डटे रहें, वो जो अपना कर रहे हैं उस पर ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है। एनएसए अजीत डोभाल को क्या अमेरिका जाने से डर लग रहा था, जो नरेंद्र मोदी के साथ वहां पर वो दिखाई नहीं दिए? यह यदि ना इस पे सवाल उठता बहुत सारे मीडिया में जहां तार है तो एक छोटी सी बात होती, लेकिन सवाल उठा दिया। पिछले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के भी जो सचिव थे उन्होंने कहा कि शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि देश का प्रधानमंत्री किसी देश में गया हो, खासकर अमेरिका जैसे महत्वपूर्ण जगह में, और वहां पे हमारा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर उनके साथ नहीं गया, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। मिलिट्री के चीफ नहीं जाते हैं उनके साथ, जनरली कॉरपोरेट के लोग जाते हैं, अपना धंधा के लिए जाते हैं, लेकिन ये भी जाते हैं बातचीत करने के लिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जस्ट विजिट के पहले हमें याद है कि ऊंचे स्तर के अधिकारियों ने अमेरिका के, वह तथाकथित रूप से सिख के जो अलगाववादी नेता उनसे मिले, उनसे बातचीत हुई है, वो पन्नू सिंह वगैरह है। उसके पहले वहां से सम्मन इशू किए, हालांकि सम्मन केवल डोवाल के ही खिलाफ नहीं, कई लोगों के खिलाफ है, पहले भी होते रहे। सोनिया गांधी के खिलाफ किया था, जब
दंगा हुआ था 2002 का, तो नरेंद्र मोदी के भी खिलाफ हुआ था। उनके खिलाफ जितना भी था वह उनके सारे वीजा पासपोर्ट सब कैंसिल कर दिए थे, अपने देशों से आने पे रोक लगा दी गई थी। लेकिन चूंकि ऐसे देश के प्रधानमंत्री बन गए जिसका बाजार बहुत बड़ा है, इसलिए मजबूरी में उन्हें लेना पड़ा। उदाहरण के लिए MBS सऊदी अरबिया के, कोई उपाय नहीं है, उनका तेल का खजाना बहुत ज्यादा है, जो भी लोग हो, कोई अंतर नहीं पड़ता है। लेकिन जब सम्मन हुआ, ये हंगामा हुआ और ऐसा लगता था कि आएंगे तो बहुत जबरदस्त इनके खिलाफ प्रदर्शनी होगी, और इससे बचने के लिए ये वहां से जाने से चूक गए। कारण बताते हैं कि जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहा है, ये 3 दिन के बीच में ऐसा कोई पहाड़ नहीं उठने वाला था। दूसरा कारण बताते हैं कि डोमेस्टिक समस्याएं हैं। वह तो जब से ये लोग आए हैं उसके पहले से लेके जब से ये लोग सत्ता में आए तब से बड़ी भयानक रूप में है। मणिपुर ले कहीं ले, बाकी ये रूस अमेरिका जहां तक कैसे घूम पा रहे हैं, श्रीलंका तक गए हुए। श्रीलंका ऐसा कैसा महत्वपूर्ण चीज था अमेरिका की तुलना में कि श्रीलंका के अमेरिका नहीं जा रहे हैं, तो छुपा रहे हैं। कहीं ना कहीं से दबाव था, डर हो ना हो, एक हंगामा होता, तमाशा होता, हो सकता है इनका FBI का अफसर ही आ जाता है, इनसे पूछगछ कर लेता 5 ही मिनट से, लेकिन इसका असर क्या होता। इसलिए अमेरिकी नीति को पहचाने, जहां एक तरफ दोस्ती का हाथ मिला रहे, वहीं पीठ पे छुरा भी लगाए हुए कि ज्यादा फुदकोगे तो हम अंदर घुसा देंगे। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि चलते चलते मीडिया खबर चला रहा है कि न्यूयॉर्क से रवाना होने से पहले नरेंद्र मोदी ने जेलेंस्की से मुलाकात की, और क्या गलबग्गियां करते हुए तस्वीरें सामने आ रही हैं। और जेलेंस्की कह रहा है, साहब आपने शांति की बात करके बहुत अच्छा किया है। खैर, दूसरी तस्वीर का रुख कर लेते हैं। इनके जो राज्यपाल हैं, जो जिस संविधान की शपथ लेके आए हैं उसी में खोट बता रहे हैं। कह रहे हैं कि एक कमजोर प्रधानमंत्री ने इमरजेंसी के दौर में एक कॉन्सेप्ट है सेकुलरिज्म का, वो हमारा नहीं है, यूरोप का है, उसको हमारे संविधान में डाल दिया। आप क्या कहेंगे, किसका कॉन्सेप्ट है? मैं संक्षिप्त में इसमें बात करना चाहूंगा। एक तो केवल सेक्युलरिज्म ही नहीं, ये सोशलिज्म की भी बात है। और भारतीय संविधान में इन शब्दों का शुरुआती दौर में नहीं था। अंबेडकर का कहना था कि आगे जनता तय करेगी, हम लोग तो दूर दराज के चुनाए हुए 1938-37 के चुने हुए जो रिप्रेजेंटेटिव है उस समय की जनता का, वो तय कर रहे हैं, उनके ऊपर लादने की जरूरत नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट में भी ये मसला गया था सुब्रमण्यम स्वामी और दूसरे लोगों के साथ, किसको हटाया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे मना कर दिया कि नहीं। इसके बावजूद भी हमारे भारत के प्रियाम्बल में और दूसरे जो चीजें हैं, इन शब्दों के ना होने के बावजूद भी हमारा देश जो है वह एक धर्मनिरपेक्ष देश है, और जहां तक समाजवाद की बात है वो प्रो पीपुल की बात है और कुछ नहीं है। और अब मेरी बात जहां तक है, तो ये जितना भी, चाहे वो नेहरू का समय हो, इंदिरा गांधी का समय हो, जब देश में गरीबी हटाओ का नारा उन्होंने दिया था, और उसके बाद से बाकी लोग आए हैं, मनमोहन सिंह आए हाल फिलहाल में, अटल बिहारी वाजपेयी, और अभी नरेंद्र मोदी आए हैं, इन सब में एक न एक तार जुटा हुआ है। यह लोग पूंजीवाद के खिलाफ नहीं काम कर रहे हैं, यानी पूंजीवादी सत्ता है। वैसे लोग हैं जो बाकी 90-95% मजदूरों का, किसानों का शोषण करते हैं और अपनी संपत्ति बढ़ाते हैं। GDP बढ़ता है तो उनके जेब में जाता है, ना कि हमारे हाथ में जाता है। और जितना ही GDP बढ़ता है, जितना ही तथाकथित रूप से देश का विकास होता है, 3 से 5 ट्रिलियन, 25 से 50 ट्रिलियन हो जाए, हमारी हालात जो है और खराब होती है। एक तो सीधे के सीधे जो एब्सोल्यूट गरीबी कहते हैं, सड़क के किनारे ह्यूम पाइप में रहने वाले, साबरमती के किनारे जो वहां नाला बहता है, हम जो पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, मल मूत्र खखार जहां से आता है सड़क के 20-30 फीट नीचे, जहां मैं भी गया हूं, वहां भी नीचे जाके जिंदगी जी रहे हैं, भयानक दुर्गंध है। और जब ट्रंप उस समय राष्ट्रपति थे, आप आए थे, तो दोनों तरफ से वो क्या बोलते हैं, टेंट लगा दिया गया था ताकि उनको खराब नजर ना आए। बेचारे का दिल पर कितना खराब असर पड़ता है। तो संविधान जो है, जो भी था, अब मैं कह रहा हूं कि संविधान पूंजी को विकसित करने का आधार था, ना कि जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा था कहीं से। नंबर 2, जो भी संविधान था उसको भी इन्होंने ध्वस्त कर दिया। और लास्टली, संविधान कोई स्टैग्नेंट चीज नहीं है कि परमानेंट होगा, उसमें भी बहुत सारे बदलाव कांग्रेसियों के साथ साथ भाजपाइयों ने भी किया है, तोड़ मड़ोड़ किया है, उसकी भयानक बेइज्जती की अपने तरीके से किया है। और यदि उसमें सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म जो अच्छे शब्द हैं आ गया है तो कतई खराब नहीं है, मैं उनका समर्थन करता हूं। जी। तो क्या आपकी बात से मैं अर्थ निकालूं कि संविधान को बदल देना चाहिए, और आरएसएस और बीजेपी जो कोशिशें कर रही हैं वो ठीक है? संविधान को बदलना किस रूप में, किस तरफ जाए? बदलना तो वो भी चाह रहे हैं, वो हिंदू धर्म करके, धर्म के आधार पे जनता को कंट्रोल में करके, और हमारा शोषण,
मजदूर वर्ग के पक्ष में नहीं है, हम समझे, यह जनता के पक्ष में नहीं है, किसानों के पक्ष में नहीं है, ये किसके पक्ष में जाता है। और हम जो नया संविधान बनाएंगे, ऐसे संविधान नहीं बनेगा जब जन क्रांति या समाजवादी क्रांति के दौरान जब इस पार्टी की सत्ता आएगी, और जिस तरह से रूस में 1917 में क्रांति के बाद से 1937-38 में वहां का संविधान अंततः बना गया था, जिसमें लाखों लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, लाखों 10 लाख उनके आवेदन आए थे कि किस तरह से किया जाए, और वर्षों तक उस पर डिबेट चला था, ओपन डिबेट चला था, क्या हो क्या नहीं, और उसके बाद से उसे पारित किया गया था। यहाँ तो मजाक हो गया, कांग्रेस के द्वारा किया गया, 4 उसमें संगठक थे, जिसमें कम्युनिस्टों का भी था, एक जेपी जयप्रकाश नारायण, और उनके साथ जो थे सोशलिस्टों का था। इन दोनों को रिजाइन करके हटवा दिया गया, और जो कांग्रेस ने चाहा उस पर ठप्पा बड़े अच्छे अंग्रेजी में और दूसरे भाषाओं में करके, जो इंग्लैंड और यूएस के संविधान से लिया गया, और लिखित रूप में कहें तो हमारा संविधान विश्व का सबसे बेहतरीन संविधान है। लेकिन वह उसका उपयोग किसके लिए होगा? हमें कहाँ 100% नौकरी मिल रहा है? हमें तो नहीं मिल रहा है। हमें कहाँ शिक्षा मिल रहा है? उसका आपने बाजारीकरण कर दिया। हमें कहाँ शांति मिल रहा है? हमारे घरों में घुस के मार रहे हैं। आप पाकिस्तान के घर में घुस के मारने की बात कर रहे हैं। आज जितना अशांत भारत और जितना दुखी भारत है, उतना शायद ही पहले कभी था। जी, तो ये जो लोग पूरा इंडिया मूवमेंट चला रहे हैं, इंडिया ब्लॉक मूवमेंट चला रहा है कि संविधान बचाना है, तो ये बेकार की बात है, और लोग उनको वोट दे रहे हैं, ये सब फजूल की बात है। एकदम फजूल तो नहीं है, फांसीवाद को हराना चाह रहे हैं, लेकिन क्या हम पार्श्व में जा सकते हैं? कांग्रेस के जमाने में क्या दंगे फसाद नहीं हुए भारत में? कांग्रेस के जमाने में समय में नक्सलाइट के नाम पर आदिवासियों की हत्याएं, उनकी औरतों के साथ बलात्कार नहीं हुआ उनको जमीन हड़पने के लिए, और उसके जमीन के नीचे जो भी वहां पे कोयला अबरख है जो भी था। कांग्रेस के जमाने में क्या आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट नहीं था? क्या गुंडागर्दी और दूसरे एक्ट नहीं थे? वो सारी चीजें हुई है कांग्रेस के समय में, जिसको भाजपा और बढ़ा के कर रहा है। जी, चलिए, इस मुद्दे पे फिर कभी और लंबा डिबेट करने की कोशिश करेंगे, और वैसे भी हम एक नए तरीके से इस डिबेट को शुरू करना चाहते हैं, मतलब एक इस बुलेटिन को शुरू करना चाह रहे हैं। आने वाले दिन हम आपको बताएंगे। अगली खबर है, नया राष्ट्रपति आ गया तो पुराना प्रधानमंत्री चला गया श्रीलंका में। हाँ, अब चूंकि नए राष्ट्रपति आए हैं, सत्ता उनके हाथ में आ जाएगी, आ चुकी है, और जैसा भी है, और उसके बाद से वो नए मंत्रिमंडल का गठन करेंगे, जिसमें नए प्रधानमंत्री और वो लोग होंगे। उस पर निर्भर जरूर करेगा कि उनके कितने प्रतिनिधि जीते हैं, क्या नहीं है, क्या नहीं है। तो ये जो अभी पुराने वाले थे, इनको साफ लग गया कि भैया गुना वर्दने हैं, कि हमें तो भगा ही देगा, तो पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। यदि पसंद आएंगे तो हो सकता है फिर से बना ले, लेकिन उनको बनाने का कोई मतलब नहीं है, चूंकि यह तथाकथित रूप से वामपंथी है, और पूरे दुनिया में दिखाया जा रहा है कि मार्क्सवादी है। हालांकि अभी इनके विचार खुलेआम आने शुरू हो गए इतने ही दिनों में राष्ट्रपति बने हुए, कि निजी पूंजी खत्म नहीं करेंगे, पूंजीवाद खत्म नहीं करेंगे। वैसे ही तकरीबन आम आदमी पार्टी का स्थिति है। तो ऐसी हालत में संभवतः पुराने चेहरे नहीं रखेंगे, दिखाने के लिए तो नए चेहरे रखने पड़ेंगे, इसीलिए पुराने राष्ट्रपति यहां से प्रधानमंत्री चलते बने। जी, साउथ एशिया को लेकर एक सवाल है मेरे जहन में। जो पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, जो नेपाल है, भारत है, यहाँ की जो डेमोक्रेसी नजर आती है वो लगता है कि जैसे ब्रिटेन की है। वो जो मालदीव हुआ, श्रीलंका हुआ, यहाँ पे ऐसा लगता है जैसे फ्रेंच डेमोक्रेसी है। ये फर्क क्यों है? ये फर्क डिपेंड किया, खासकर जो हम ब्रिटेन के अधीन थे, उनकी तौर तरीके हमने अपनाई। कुछ अमेरिकी जरूर घुसा, जैसे संविधान के बारे में मैंने कहा, लेकिन मुख्य रूप से ब्रिटेन में घुसा है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आर्म फोर्सेस के लिए, तो हमारे यहाँ रैंक जैसे एयरफोर्स हमने स्क्वाड्रन लीडर, विंग कमांडर कर दिया, या एयर कमोडोर कर दिया, जबकि अमेरिकी और उसके जहां प्रभुत्व में लोग रहे, वहां भी आर्मी वाले ही रैंक आपके एयरफोर्स या दूसरे जगहों पर लगाते हैं। वह लेफ्टिनेंट कर्नल ही होता है, ब्रिगेडियर ही होता है, वहां एयरफोर्स में वही होता है। वहां पे एयरफोर्स वाला ये यूके वाला सिस्टम नहीं होता है। और यूके में था कि वहां की दूसरी एक महारानी थी, तो यहाँ महारानी महाराजा तो नहीं बिठाया, कहने के लिए इन्होंने राष्ट्रपति बनाया, जो कि एक तरीके से कहें तो रबड़ का स्टाम्प है, उसी टाइप का हुआ। भले ही राष्ट्रपति हो जाए, जैसे यहाँ आपने श्रीलंका की बात की, लेकिन प्रधानमंत्री का ताकत नहीं है। अधिकांश अरब कंट्रीज में देखें तो जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उनके ताकत बड़े ही लिमिटेड रहते हैं, है ना। जो वहाँ का रिलीजियस हेड है या राजा है कई वहाँ के देशों में, और वो चाहे तो चुने, जब भी चाहे हटा दे। लेकिन मुख्य मसला यह है कि बुर्जुआजी जो है, जिसके हाथ में सत्ता है, पावर है, जिसके हाथ में तेल है, यूरेनियम, लिथियम वगैरह वगैरह जितने कुछ है,
वह डिसाइड करता है कि क्या हो, चाहे उसका नामकरण आप राष्ट्रपति दे दे, प्रधानमंत्री दे दे, और अब फ्रेंच एक तरफ से कर ले, जो था वहां पहले फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद जो आया, जो कहने के लिए वहां पे ज्यादा डेमोक्रेसी है, और एक ब्रिटिश वो करके, तो ऊपर से देखने के लिए भले ही थोड़ा सा अंतर है, लेकिन अंदरूनी में कुछ खास गुणात्मक डिफरेंसेस नहीं है। जी, आपको कौन सी डेमोक्रेसी पसंद है, ब्रिटेन की, फ्रांस की, या अमेरिका वाली कि भाई राष्ट्रपति चुन के आ रहा सीधा? सर्वहारा वर्ग की, यानी मजदूर वर्ग की, इनमें से कोई नहीं, जो आपने कहा। उसका भी तो कोई फॉर्मेट बनेगा ना सर, कोई उसका प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कैसे होगा, क्या आइडिया है, आपने कुछ पढ़ा हो, और क्या इतिहास के पन्नों में ऐसा मिलता है? नहीं, इसमें बहुत लंबा चौड़ा कहना पड़ेगा, लेकिन मैं संक्षिप्त में ये कहूं कि उसका जो भी बनता है, मान लीजिए कि उसका जैसे लोक पक्ष होता है तो लोक पक्ष का संयोजक का जनरल सेक्रेटरी होगा, और उसमें अंतर ये होगा कि मान लीजिए मैं यहाँ का, या कोई आप बनते हैं यहाँ के जनरल सेक्रेटरी बनते हैं, और आपकी सरकार बनती है, यानी मजदूर वर्ग की सरकार बनती है। पहला चीज है कि पूंजी को खत्म कर दिया जाएगा और सामाजिक धन बन जाएगा, यानी आपके नाम से जो भी संपत्ति, स्टालिन मरे तो उनके पास मतलब एक अध्यक्ष होगा, एक महासचिव होगा, कुल मिला के यही ना सर? यही होगा, और जो भी उनकी संपत्ति होगी उनके बाल बच्चों को नहीं जाएगी। अच्छा, वो वो खत्म। एक अलग है, संपत्ति वाला छोड़ देते हैं, मैं नेता वाली बात करना चाहता था। और वह नेता भी जो है उसमें सेक्रेटरीज में वन ऑफ द सेक्रेटरीज होगा, जो जनता के बीच में चुन के जो आते हैं वो सब डिसाइड करेंगे। हो सकता है वो आगे टिके ही नहीं, अगली बार में वो ना रहे, बीच में भी उन्हें हटाया जा सकता है। हालांकि इतिहास में कम मिलता है कि हटाया गया, और इसका दुरुपयोग करके युगोस्लाविया में टीटो ने गद्दारी कर दी कि 5-5 साल के लिए सब बनेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो जनता यानी मजदूर वर्ग की जो सत्ता जो आती है वो होती है। इसको थोड़ा इतने शॉर्ट में समझाना मुश्किल होगा ठीक है, समझ कि गया। वो सत्ता में आएगा तो क्यों नहीं हथिया लेगा, इसका जवाब फिर कभी और। बिल्कुल सही। यहाँ पे मायावती जो है ब्राह्मणवाद के खिलाफ लड़के पहुंची सत्ता के शीर्ष तक, लेकिन जब वो शीर्ष पे पहुंची तो उनसे बड़ा ब्राह्मणवादी कोई नहीं बचा। खुद कुर्सी पे बैठती थी और अपने सामने किसी को चेयर तक पे भी बैठने नहीं देती थी। खैर छोड़िए, अगली खबर का रुख करते हैं। सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए दावा किया जा रहा है कि रूस की जो मिसाइल है वो फुस्सी साबित हो गई है और उससे उल्टा वहीं पे गड्ढा हो गया है। गड्ढा तो नजर आता है, मैंने फोटो देखा, लेकिन इससे साबित नहीं होता कि सरमत मिसाइल, जिसको स्ट्रेटेजिक मिसाइल कहते हैं, और इसका रेंज काफी है, तकरीबन 18,000 किलोमीटर है, सुपरसोनिक तो है ही है, जिसको कहते हैं आईसीबीएम यानी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। बट इसका खास चीज ये है कि एक मिसाइल जाता है और वहां पे पहुंच के, या पहले ही इसने बीच बीच में कई सारे मिसाइल छोड़ेगा, यानी एक या दो काफी होगा। अमेरिका में 15-20 न्यूक्लियर वॉर हेड के साथ बॉम्ब गिरा दे, यदि पहुंच गया वहां पे, इसको ना इंटरसेप्ट किया जा सका तो। लेकिन यहाँ पे 60 मीटर का गड्ढा, 50 यानी 150 से 200 फीट का गड्ढा जो है, तो इसकी संभावना है कि असफल हो गया। तो एक सरमत मिसाइल, कुछ समय पहले हमने बात की थी, नॉर्थ कोरिया का एक मीडियम रेंज का मिसाइल फेल हो गया था, जो सी ऑफ जापान में लॉन्च किया था और अपने लक्ष्य तक ना पहुंच पाया था। तो यह तो एक और खतरनाक बात है उन देशों के लिए जो अभी इसमें थे कि शायद उसका मिसाइल काम ना करे, हम उसको इंटरसेप्ट कर लें। यदि फेल हो गया है, यह रूसी वैज्ञानिकों को, मिलिट्री एक्सपर्ट को पता चल गया कि भाई फेल हो गया, किन किन कारणों से फेल हो गया। जैसे उनका एक सैटेलाइट भी फेल हो गया था, और वह आए दिन हर हफ्ते अमेरिका के हर हफ्ते एक सैटेलाइट भेज रहे हैं, और उसमें एक सैटेलाइट फेल हो गया। इसका मतलब नहीं है कि उनका सारा टेक्नोलॉजी खत्म हो गया। यह चीजें होती है। एक हमारा हवाई जहाज क्रैश कर गया, इंडियन एयरफोर्स का मिग क्रैश कर गया, मिग 21 खास करके, तो इसका मतलब नहीं कि सारे के सारे खत्म हो गए। उसमें और मॉडिफिकेशन और चेंज करने की जरूरत है। इससे यदि विरोधी या जो दुश्मन वर्ग है यदि बड़ी खुश हो रहे हैं तो वह मूर्ख है और कुछ नहीं है। जी चलिए, चीन भड़क गया है क्वाड पर और कह रहा है कि क्वाड वाड कुछ नहीं है, सिर्फ हमारे खिलाफ एक माहौल बनाने की, नियंत्रित करने की हमें कोशिश की जा रही है। चीन के विदेश मंत्री ने कहा है क्वाड की मीटिंग खत्म होने के बाद, और उन्होंने सही कहा है। क्वाड का जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है मीटिंग खत्म होने के बाद, उसमें चीन का शायद ही नाम लिया गया। उन्हें कहा गया है कि यह रीजनल क्षेत्र पे, यानी इस इंडो पैसिफिक ओशन के आसपास में आपसी इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकली हम एक दूसरे का सहयोग करेंगे, एक दूसरे को मदद करेंगे। लेकिन इसी बीच में, वैसे भी ना बोले तभी पता था, लेकिन उसी बीच में हॉट माइक कहते हैं, बाइडेन को लगा कि माइक बंद हो गया और बाइडेन अपना बड़बड़ा रहे थे, जिसमें उन्होंने उसमें कई चीजें बोल दिया। उसमें चीन का नाम लिया, साथ ही कहा कि चाइना जो है सो टेस्ट कर रहा है, चाइना को छोड़ना नहीं है, वगैरह वगैरह बोल दिया। यह भी खुलेआम आ गया।
और इस सब के बाद से यह स्पष्ट हो गया कि चीन के ही खिलाफ हो रहा है, और इसलिए यह जरूरी था कि वह अपना वक्तव्य दे, और हमें देखना होगा कि भारत का इसमें विदेश नीति किस तरह से आगे बढ़े। जी, बात सही है कि दुश्मन कैसे और कब खुश होने लग जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन चाइना हो, रूस हो, ये जवाबी कार्रवाई भी बड़ी तेजी से करते हैं। चाइना ने कहा कि क्वाड उसे नियंत्रित नहीं कर पाएगा। सही कहा है। एक्चुअली जो ये क्वाड की मीटिंग हुई, इसको हमें समझना चाहिए कि अमेरिकी आर्थिक स्थिति अब वैसा अच्छा नहीं है जो आज से 1 या 2 दशक पहले होता था। दूसरे, इसकी हमेशा की कोशिश रही है कि जहां भी क्षेत्र में जाए वहां के गवर्नमेंट से मिलके उनके ऊपर थोप के और उनको अपना आर्मी का एक्सटेंशन बना दे। जैसे इजराइल उदाहरण के लिए है, यूक्रेन दूसरा उदाहरण है, नेटो तो खैर बहुत बड़ा उदाहरण है, और अब इंडियन पैसिफिक ओशन में वह चाह रहा है जिसमें इसने क्वाड का निर्माण किया, और इनकी मीटिंग हुई। इसमें और भी जोड़ सकते हैं बाद में, जिसको कहते हैं कि यह इंडो पैसिफिक रीजन का रिम, ओशन रिम एरिया है, यानी उसके क्षेत्र से मिलता हुआ, जिसमें मलेशिया, फिलिस्तीन, फिलीपाइंस, ये सारे के सारे आ जाएंगे। हालांकि इन्होंने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में चाइना का नाम नहीं लिया, कहा है कि हम इकोनॉमिक कोऑपरेशन वगैरह वगैरह कर रहे हैं, ओशन के जो भी वहाँ के फैसिलिटीज़ हैं उसका हम एक्सप्लॉयट करना चाहते हैं। लेकिन इसी समय हॉट माइक कहते हैं, यानी बाइडेन का माइक ऑन रह गया और इन लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि भाई चाइना जो है सो भयानक स्थिति है, वो हमारे पीछे पड़ा हुआ है, हमें उसको सबक सिखाने चाहिए। ये बातें लीक हो गई, ना भी बोलते तब भी होती थी, और इसलिए चीन के विदेश मंत्री इसका पूरा विरोध कर रहे हैं। देखना होगा कि भारत की विदेश नीति, जहां एक तरफ रूस और चीन के साथ मिलके अपने यहाँ के पूंजीपतियों की जो तेल की इच्छा है रशिया से, और जो ट्रेड बढ़ता हुआ चीन के साथ, वो एक तरफ है, और दूसरी तरफ अमेरिकी प्रवेश जो हो रहा है पाकिस्तान, बांग्लादेश, हमारे इर्द गिर्द में, इनडायरेक्टली नेपाल तक में भी हो रहा है, और वहां पे चीन के अगेंस्ट में अमेरिका के साथ मिलकर कैसे ये इक्वेशन बिठाता है। जी, बिल्कुल सही। अब शुरुआत करते हैं अमेरिका चुनाव से जुड़ी खबरों के। इसमें जो बड़ा अपडेट है वो ये कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने कॉलेज के साथ मिलकर सर्वे किया और दावा किया कि जो उलटफेर करने वाले 3 राज्य हैं ना सर, वहां पे ट्रंप बढ़त में है। ये भी आया है, ट्रंप को ये बढ़त का मौका मिल गया है। अरिजोना में 50% है, जबकि ये हैरिस केवल 40% पे है। और वैसे ही इसमें देखिए जॉर्जिया में 49-45% है, यार ये 4% आगे है ट्रंप। और कैरोलिना में वहाँ पे 49-42-7% है, 2% का ही मार्जिन है। हालांकि कहते हैं कि गणना में, सर्वे में 3% मार्जिन का अंतर हो सकता है, लेकिन आगे बढ़ रहा है। और वह ऐसे राज्यों में आते हैं जो कि छोटे हैं, और बदलाव होते रहता है। इस बार ट्रंप जीते, पिछली बार बाइडेन जीते, उसको और पहले ट्रंप जीते, ये सब होता रहा है। और इसलिए ये बड़ा महत्वपूर्ण इनके लिए, क्योंकि इनका वोटिंग जो काउंट होगा, जो सिस्टम वहाँ का, यह उसमें जुटेगा, और कमला हैरिस को हराने के लिए एक महत्वपूर्ण चीज है। और वहां के लोगों ने कहा है कि जब ट्रंप जब राष्ट्रपति थे तो हमारा जीवन का जो जीने का साधन था उसमें बेहतरीन इजाफा हुआ था, इसलिए हम उनको वोट दे रहे हैं। जी, कहीं ऐसा ना हो जाए कि माहौल तो दिख रहा है हैरिस का और जीत कर आ जाए ट्रंप। अभी तो कांटे की टक्कर है, इसके बावजूद कि कमला हैरिस कई जगह पे 55% से आगे हैं और ट्रंप केवल 45%, जो कि ठीक उल्टा था जब बाइडेन के खिलाफ ये अपना प्रचार कर रहे थे। लेकिन अभी कई सारे बदलाव आएंगे। इसराइल का मसला तकरीबन खत्म हो चुका है, यूक्रेन से भी अब आर्मी हटाएंगे अपना, नहीं मदद करेंगे, रोक देंगे, उस पर भी बात करना बंद कर दिया है। जहां तक शरणार्थियों की बात है, मसला वही आ गया है। गन पे कंट्रोल करने की बात है, दोनों इकट्ठे ही हो गए हैं। अब केवल व्यक्तिवाद पे रह गया कि कौन ज्यादा बढ़िया है, कौन ज्यादा हंसता है, और कौन ज्यादा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की बातें करता है, या अमेरिका जोड़ो की यात्रा करता है। जी, चलिए अब गाजा से जुड़ी खबरों का रुख करते हैं और पहला जो अपडेट है वो आ रहा है लेबनान से, जो बहुत ही डराने वाला है। चर्चा चल रही है कि इजराइल ने परमाणु बम का इस्तेमाल किया है, तभी इतने सारे लोग मारे गए हैं लेबनान के अंदर। यह बात मैंने पढ़ा, और मतलब ये साधारण आदमी नहीं जिन्होंने कहा है, वह अपने आप में एक साइंटिस्ट है, मतलब खासकर न्यूक्लियर पावर के ऊपर। डॉक्टर बसबी नाम है उनका, साइंटिफिक सेक्रेटरी है यूरोपियन कमिटी का। छोटे मोटे चीज नहीं है, रेडिएशन के ऊपर, यानी न्यूक्लियर बॉम्ब होता है। उनका कहना है कि न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं, यह न्यूट्रॉन बॉम्ब है।
मतलब दो तरीके का होता है, फ्यूजन होता है यानी मेल्ट करके अंदर जाने, फिशन जो एक्सप्लोड करता है। न्यूक्लियर बॉम्ब मतलब फ्यूजन की बात है, यूरेनियम से सीधा सीधा होता है, जिसकी चर्चा हम बहुत बार कर चुके हैं। और फ्यूजन मतलब छोटा सा है, उसका छोटा सा रूप एक जैसे क्रिकेट के बॉल के बराबर है, और उसमें यूरेनियम की बहुत छोटी सी मात्रा होगी, और उसमें जो करेगा वह न्यूट्रॉन बॉम्ब कहते हैं, और उसमें रेडिएशन बहुत कम होगा, यानी पकड़े जाने की संभावना कम है। ऐसा कारण देते हैं कि जो रूस में 2 ठिकानों पर जो बमबारी की और बहुत बड़े गोला बारूद उठे, और जो आकार बदला, एक तरह से कहें कि जो हमने हिरोशिमा में देखा उसका मिनी रूप, और कहते हैं कि वहां पे मैंने भी इसकी बात की थी कि छोटे मोटे यूएवी से मार दिया इसके जगह पे, उसमें तो इतना कंक्रीट बनाया हुआ था कि डायरेक्ट बॉम्ब भी 500 केजी का था तो नहीं टूटता। इसका मतलब इस तरह के बॉम्ब का इस्तेमाल हुआ है, 2 जगह वहां पर हुआ है, और यहां भी इसराइल ने किया हुआ है, और जिसमें भयानक रूप से मैं वही देख रहा था, अपने वीडियो में उसको शेयर भी किया है बिना यह समझे हुए, लेकिन उसी समय में पढ़ रहा था। तो इसकी पूरी संभावना बनती है कि अमेरिका ने न्यूट्रॉन बॉम्ब का छोटा रूप, मिनी रूप जो बैटल या का है, उसका इस्तेमाल करने को इजाजत दे दी है। और वह 2000 केजी बॉम्ब, याद होगा, तो इसराइल को देने से मना कर रहा था, और उसे 10 गुना ये ज्यादा खतरनाक है, यह इसके इस्तेमाल करने के लिए यूक्रेन और इसराइल को दे रहे हैं। जी, तो क्या अब इसराइल के जरिए लेबनान को भी गाजा की तरह तबाह बर्बाद करवा डालेगा अमेरिका? कोशिश तो वही, ये सारी गणना हुई है पिछले तकरीबन 1 साल या 11 महीने जो भी युद्ध हो गया है, अभी तक इसराइल को काफी मौका मिल गया अपने चीजों को समझने के लिए। उदाहरण ले, जो पेजेस का जो एक्सप्लोशन हुआ और बहुत सारे अप्लायंस का, इसका मतलब कि इसराइल इनके जितनी भी सिक्योरिटी क्षेत्र थे, इंटरनेट थे, इंटेलिजेंस थे, इनका फोन वगैरह था, सब टैप कर रहा था, और सारा कुछ इनको पता चल रहा था, एक एक बंदों का खबर इनका था, एक एक गड्ढों का जगह पता था, कहां कहां पे क्या सब पता था। इसीलिए चुन चुन को उनके निशाने पर मारता रहा पहले, अब खुलेआम मार रहा है। इसलिए इसराइल और अमेरिका ने बड़ी चालाकी से वर्षों के ऊपर ये सारी खबरें रख ली है। और आपको याद होगा, बार बार कहते थे कि शायद इसराइल को पता था कि हमास 8 अक्टूबर को आक्रमण करने वाला है, जानबूझ के आने दिया। उस संभावना को मैं फिर से देख रहा हूं, भले ही वो षड्यंत्र भरा हुआ मतलब एक थ्योरी है, लेकिन उसकी चीज बनती है। और इन आधारों को देखते हुए, अपने ताकतों का अनुमान करते हुए, और अरब कंट्रीज के कई देशों को न्यूट्रल कर दिया एक तरफ से, तो इसकी बनता है कि केवल हम गाजा ही नहीं, हम लेबनान के भी कुछ हिस्सों को क्यों नहीं कब्जा कर ले, और 10 वर्षों तक इनको फिर लड़ने के लायक ना रखें। जी, अमित शाह वाले स्टाइल में क्रोनोलॉजी को समझने की कोशिश करते हैं सर। पहले गाजा में कत्लेआम करवाया गया साल भर तक, अब उसके बाद लेबनान में कराया जा रहा है, और अमेरिका साथ में बयान दे रहा है कि हालात तनावपूर्ण है, 40,000 फौजी उसके पहले से मिडिल ईस्ट में मौजूद हैं, वो और ज्यादा फौजी भेजेगा। खबरें चल रही थी कि उसे सीरिया से अपनी फौज हटानी पड़ेगी, खबरें चल रही थी कि उसे इराक से अपनी फौज हटानी पड़ेगी। क्या अमेरिका है लेबनान पर हमला कराने के पीछे, और वो इस मिडिल ईस्ट से निकलना नहीं चाहता है, बल्कि और तेजी से इसको अपने पंजों में जकड़ लेना चाहता है? मिडिल ईस्ट से तो अमेरिका बिल्कुल नहीं निकलना चाहता है, यह तो स्पष्ट है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में केवल तेल ही नहीं है, बल्कि उस क्षेत्र का वह जगह है जहां की पूरे मिडिल ईस्ट नहीं, वहां से होते हुए साउथ एशिया में भी मतलब उसका कंट्रोल का आधार बनता है, ईरान और बाकी जगहों से होते हुए हमारे क्षेत्रों तक, पाकिस्तान से होते हुए हर जगह उसकी यह कोशिश पूरी है। क्वाड भी उसी का एक हिस्सा है। नंबर 2, जहां तक लेबनान की बात है, 500 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं, 400 से 500 से 5 या 6 वेव में इसराइल ने जबरदस्त मतलब जिसको कहते हैं मन भर के वो बमबारी की। वैसे बाय द वे हिजबुल्लाह ने छोड़ा नहीं, उसने भी हाइफा और कई जगहों पर भयंकर आगजनी की घटना हुई है, चूंकि वहां से उन्होंने मिसाइल मारे हैं, और इसराइल का जो भी आयरन डोम था वो उनको नहीं इंटरसेप्ट कर सका है, उसके तरफ से भी चल रहा है, कमी नहीं है, लेकिन इनकी पूरी कोशिश है। और जहां तक अमेरिका की बात है, कहां कहां से फौज हटा रहा है वह सब झूठी लग रहा है, जब तक हटा ना ले हम देखेंगे नहीं। केवल अफ्रीका के 2 देशों से उसको हटना पड़ा, क्योंकि रशियन सैनिक वहां पे ऑलरेडी पहुंच चुकी थी। और 40 आकाते एक छोटी सी टुकड़ी भेज रहे हैं, 40,000 है, बताइए, और पहले से भी कितना भेज रखा होगा, और छुप के भी कितने आ रहे हैं, कोई ठिकाना नहीं है। वॉरशिप्स तो आ ही रहे हैं, वॉर प्लेन्स भी पूरे के पूरे, जहां जहां भी इसके अरब कंट्रीज में बेसेस हम ऑलरेडी भर चुके हैं, उसमें संदेह नहीं। और इस सबसे बल मिलके, भले ही बाइडेन का हाँ हो या ना हो, जो वॉर इंडस्ट्रीज है, और वो जो कि लिथियम और थोरियम और ये सब जितने चीजें हैं, तेल के खजाने हैं, उस सब के लेके उसको पूरी तरह से अपने कंट्रोल में करने के लिए यह उसकी मतलब तो ओपन साजिश है, यह छुपा हुआ नहीं है। बिना अमेरिकी शाह के इसराइल ऐसा कर सकने में सक्षम नहीं है। जी,
CIA के पूर्व अधिकारी हैं, नाम छपा है उनका लियोन पेनेटा। वो कह रहे हैं कि लेबनान पर जो हमला हुआ है वो आतंक का एक रूप है। तो बिल्कुल सही कर रहे हैं। जो 3000 एक्सप्लोशन हुए, मास स्केल का टेररिज्म है, छोटा मोटा नहीं है। 9/11 में उसके पीछे जो हुआ था अमेरिका में, वो मतलब उसके नीचे पड़ जाता है। उतना ऊंचा होने के बावजूद ये करके किया, और उसके बाद से जिस तरह से बमबारी कर रहे हैं, जैसे 35-36 बच्चे और कई महिलाएं मारे गई हैं, तो यह तो खुलेआम टेररिज्म है। और मैं जैसा आजकल कहने लगा हूं, समझने लगा हूं कि ये दुनिया की दो चीजें, एक तो वॉर एंड टेररिज्म यानी युद्ध और आतंक, ये दोनों अब मर्ज हो चुके हैं तकरीबन, मतलब शायद ही कोई दोनों के बीच में गैप बचा हो। और दूसरा न्यू नॉर्मल हो गया, यानी दुनिया के लिए अब साधारण सी बात होगी कि भाई युद्ध होगा ही होगा। और लोगों को बताने की कोशिश की जा रही है कि भूल जाओ कि तुम पूंजीवादी साम्राज्यवादी सत्ता के खिलाफ लड़ोगे, तुम उसको नहीं हरा सकते हो। जी। तो क्या इसी वजह से तुर्की के जो राष्ट्रपति हैं वो अमेरिका में मुलाकात कर रहे हैं जर्मनी के चांसलर के साथ? ये बड़ा महत्वपूर्ण मुलाकात है, इसलिए ही नहीं कि केवल जो हो रहा है उसी के लिए कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट में हो रहा है उसकी बातें करेंगे ही। तुर्की एक अपने क्षेत्र के लिए मिलिट्री रूप से तो खैर जितना है ही है, ईरान के से हम अभी तुलना ना करें। एक तो मिलिट्री रूप से है, दूसरा उसका जहां पर स्थित है जियोग्राफिकल पोजीशन उसके कारण, तीसरे उसके पास भी तेल खजाना के सिवाय चीन के बाद से दूसरा बड़ा भंडार लिथियम का, जिससे बैटरी कार, नए नए जो कार वाला बैटरी बने सबका वो खजाना है। और यूरोपियन यूनियन के बहुत सारे देश चीन छूट कर यहाँ आ रहे हैं। तीसरे, याद होगा हमने बात की थी, अजरबैजान से तेल का पाइपलाइन आ रहा है, और जो इसके ईरान को बाईपास करते हुए यूरोप जाएगा तुर्की से होते हुए, ये मसला बनता है। तीसरा छोटे मोटे और भी मसला है, PKK यानी जो कुर्दिस्तानी के हैं, जिनके खिलाफ ही तुर्की हमेशा लड़ते रहता है, जिसको जर्मनी सपोर्ट करता है, वो सब कहेंगे कि भैया ये सब हटाओ। चौथे, दोनों चाहते हैं कि यूरोपियन यूनियन से संबंध अच्छा करें। तुर्की यूरोपियन यूनियन में जाना चाहता है, जर्मनी ऑलरेडी है ही है जिसका आधार घट रहा है। अंततः जर्मनी को तेल अब रशिया से मिलना बंद हो गया अमेरिकी दबाव के कारण। जो उसका नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन था वो तबाह कर दिया गया है, और इसलिए ये जो अजरबैजान और तुर्की से भी तेल आ रहा है उसको भी वो लेना चाह रहा है। दोनों को एक दूसरे की जरूरत है धंधे के लिए, और राजनीति तो खैर है ही है। जी बिल्कुल आपने सही कहा। और अब तक 56 फिल्म में नाना पाटेकर ने सही कहा, भैया तू मेरी खुजा मैं तेरी खुजाऊं, सिर्फ यही चल रहा है। किसी के लिए ना कोई खड़ा हो रहा है, ना किसी के लिए किसी के अंदर कोई दर्द दिखाई दे रहा है। UNGA के नाम पर अमेरिका में सब डटे हुए हैं, परिवार तक को लेके गए हुए हैं। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बारीकी से तमाम चीजों पर रोशनी डाली। फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर अकरम।